हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग क्लास फिफ्थ में हैं एमएमई में, और इसमें करेंगे क्लास फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सम इकोनॉमिक एप्लीकेशन हमने शुरू कर दिया था। ये स्क्रीन थोड़ा पीछे चला गया ना, बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्लास में कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किया था, जिसमें एफएल और एफके निकाला था, एमपीएल एमपीके, और बताया था कि एमपीएल और एमपीके क्या होते हैं, बताओ। पॉजिटिव होते हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बताया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या बताया था, याद है आपको, कि अगर एक ही फैक्टर को हम बार बार इंक्रीज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्निंग जो हमें मिल रहा है वो और ज्यादा बढ़ता ही रहे। हो सकता है कि पहला लेबर इंक्लूड करने पे अगर हमें 20% प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरा लेबर लाने पे हो सकता है सिर्फ 19% ही प्रॉफिट हो, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न पे। ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आज बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो दिस इज आवर फिफ्थ क्लास। अब आपको देख करके बड़ी हैरानी हो रही होगी जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, कि मैम ने पहले से ही लिख रखा है। तो ये क्लास थोड़ी हुई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो करप्ट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा मटेरियल रिटन है, उसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 2। दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें एफ एल डैश और एफ के डैश निकालना है और इसका साइन डिस्कस करना है। तो यहाँ देखो, फंक्शन है हमारा, ए के टू द पावर ए एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी के बाई एल। तो जब एफ एल डैश निकालेंगे, तो ये ए और के टू द पावर ए में तो कोई एल नहीं है ना, इसको हमने बाहर लिख दिया बच्चे। और अब इस बार ये और ये दोनों है फंक्शन एल के, इसलिए इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो एल टू द पावर बी को मैंने कांस्टेंट रख दिया, और इसका किया ई टू द पावर सी के बाई एल। अब हमें एल पे फोकस करना है, तो सी के को कॉपी कर दिया, और 1/l का क्या हो गया, -1/l² प्लस ई टू द पावर सी के बाई एल, और फिर एल टू द पावर बी का बी एल टू द पावर बी -1। अब यहाँ से देखो, येलो में जो मैंने शेड कर रखा है, ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों को बाहर निकाल लिया कॉमन। तो अंदर में सी के विथ -1 देख रहे हो, -1, तो माइनस सी के एक एल टू द पावर बी यहाँ है और एल² यहाँ है। एल का पावर बन गया बी टू द पावर एल टू द पावर बी -2, और यहाँ पर आ गया बच्चे बी एल टू द पावर बी -1। अब देखो, जैसे x² और x³ में से हम क्या कॉमन निकालते हैं, x² बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसका पावर क्या है, कम है। वैसे ही b-1 और b-2 में डिसाइड करो, b-2 और b-1 में छोटी वैल्यू कौन सी है, तो b-2 छोटी है, इसलिए l टू द पावर b-2 जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये देखो, ये हमने बाहर निकाला था l टू द पावर b-2, तो अंदर में बच गया -ck और +bl, क्योंकि b-2 और b-1 में खाली एक l का फर्क है, तो वो आ गया +bl। अब जरा डिसाइड करो, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो अब सारी चीजें इस पार्ट पे डिपेंड करती है कि वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो bl -ck जब पॉजिटिव होगा तो fl डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव, और bl -ck जब नेगेटिव होगा तो fl डैश भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। तो जहां पर कुछ डिसाइड परफेक्टली ना कर पाए कि वेदर इट इज श्योरली पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वहां बच्चे हम लोग कंडीशन बना करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों कंडीशन बना करके लिखा। लेकिन जब एफ के डैश करेंगे, तो इस बार a और l टू द पावर b को बाहर लिखा, क्योंकि इसमें कहीं भी k नहीं है, और डेल बाई डेल के लेंगे k टू द पावर a e टू द पावर c के बाई l पे। बोथ आर फंक्शन ऑफ k, तो दोनों पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। k टू द पावर a को रखा, और जब इसका करने चले तो e टू द पावर c के बाई l, और k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो c बाई l मल्टीप्लाई हो गया।
प्लस ई टू द पावर सी के बाई एल को इस बार कांस्टेंट रख दिया और के टू द पावर ए में हो गया ए के टू द पावर ए माइनस 1। फिर पिछले वाले एफ एल डैश के जैसा ही सेम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। येलो में जो हमने शेड किया है उसको बाहर निकालेंगे बिकॉज दिस इज द कॉमन वन। तो ए एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी के बाई एल को बाहर निकाल दिया। अब रह गया सी के टू द पावर ए अपॉन एल और फिर इधर बच गया ए के टू द पावर ए माइनस 1। अब फिर से देखो तो ये है ए और ये है ए माइनस 1, तो बाहर क्या निकलेगा ए माइनस 1। अंदर में बच गया सी के बाई एल। और इन सभी क्वेश्चंस के लिए जनरली ए बी सी ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, गिवन होते हैं क्वेश्चन में। यहाँ भी जरूर गिवन हुआ होगा, वो छूट गया होगा या फिर वो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव ही लेना है हमें, ऐसा कुछ एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, हमें घबराने वाली बात नहीं है। नहीं आएगा तो हम लिख देंगे कि अगर सी पॉजिटिव है तो ये पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ए पॉजिटिव एल पॉजिटिव ई पॉजिटिव के पॉजिटिव के पॉजिटिव एल पॉजिटिव ए पॉजिटिव। अब अगर सी पॉजिटिव हो गया तब तो पूरी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हमने निकाल लिया। मतलब इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देने के पीछे मकसद ये है कि प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ सकता है आपको, डिसाइड कैसे करना है तो कुछ केसेस में बना करके भी आपको डिसीजन लिखना पड़ सकता है, बस यही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लेट टू डिमांड फंक्शंस फॉर टू प्रोडक्ट्स। हम लोग पढ़ ही रहे हैं एडवांस कैलकुलस इसलिए ताकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट वाले इकोनॉमी को हम लोग पढ़ सकें जिसमें एक से ज्यादा की प्रोडक्शन हो रही है। एमएमई 1 में जितनी भी जगह पढ़ा था सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता था, उसी का डिमांड होता था, उसी का क्वांटिटी होता था, उसी का सप्लाई होता था, उसी का प्राइस होता था, कोई दूसरा क्वांटिटी उसके अलावा नहीं होता था। लेकिन मार्केट में ऐसा थोड़ी होता है, मार्केट में अगर आप एक चीज़ें लेने जाओ तो 1000 चीज़ें उसके ऑप्शंस में अवेलेबल होती हैं, तो हमें तो भाई मल्टी प्रोडक्ट्स वाले मॉडल पढ़ने ही पड़ेंगे। तो यहाँ देखो दो प्रोडक्ट वाला ये मॉडल है जिसमें P1 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 Q1 डिमांड फंक्शन दे रखा है। दूसरे का डिमांड फंक्शन ये है P2 इज इक्वल टू A2 माइनस B2 Q2। CQ इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा Q1 प्लस Q2 जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट फंक्शन। मतलब एक ही कॉस्ट फंक्शन में दोनों आ गए, दोनों क्वांटिटी इंक्लूडेड हो गई एक ही कॉस्ट फंक्शन में। ऐसे कॉस्ट फंक्शन को हम कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट फंक्शन। क्वेश्चन में 3 बातें हमसे पूछी गई है, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड प्राइस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल। तीनों चीजें निकालनी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कितना होगा, प्राइस कितना होगा जिसपे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल, ये तीनों चीजें निकालनी है हमें। तो यहाँ देखो दो प्रोडक्ट है तो एक काम करते हैं ना, P1 इंटू Q1 P2 इंटू Q2 कर देते हैं तो ज्वाइंट रेवेन्यू निकल जाएगा, एक ही जगह दोनों का रेवेन्यू। तो लेट R बी द ज्वाइंट रेवेन्यू फंक्शन। तो R इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2। अब अगर एक क्वांटिटी है A, क्वांटिटी है B, एक का Q1 है एक का Q2 है, इसका प्राइस P1 है इसका प्राइस P2 है, तो P1 इंटू Q1 कर दो ना, इतना हमने इसमें इन्वेस्ट किया, P2 इंटू Q2 इसमें इन्वेस्ट किया, दोनों को ऐड कर दो, दैट विल बी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन। तो ज्वाइंट रेवेन्यू फंक्शन इज P1 Q1 प्लस P2 Q2। अब P1 की वैल्यू डाल दी जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, डाल दी, पूरा सॉल्व कर दिया, ज्वाइंट कॉस्ट फंक्शन भी दिया ही हुआ है, तो ज्वाइंट प्रॉफिट फंक्शन निकाल दिया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब इसके आगे ही हमारा स्क्रीन जो है फ्रीज हो गया था, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो पूरा लिख पाए थे या नहीं। प्रॉफिट के लिए ये रहा रेवेन्यू, नहीं क्योंकि मैंने इसको येलो में किया था वो दिख नहीं रहा, और ये रहा कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो A1 Q1 लिख दिया, हाँ अभी कर रहे हैं। A2 Q2 चेक कर लेता, माइनस B2 Q2 स्क्वायर, अल्फा Q1 अल्फा Q2, तो अभी एक टर्म रहता माइनस अल्फा Q2। अब इसके बाद राइट हैंड साइड पे हमें दो दो वेरिएबल दिख रहे बच्चे। अब ध्यान दो क्योंकि यहां तक हमने एक बार कर लिया था, अब आपको अटेंटिव होने की जरूरत है, अब आगे कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे Q1 और Q2 दोनों हैं, तो हम सारे Q1 को एक जगह लिख लेते हैं, माइनस B1 Q1 स्क्वायर
और यहाँ पर भी Q1 है और यहाँ पर भी Q1 है, तो प्लस A1 माइनस एल्फा इंटू Q1। इसको एक अच्छे से सुंदर से ब्रैकेट में बंद कर दो, हो गया Q1 का काम खत्म। अब जरा हम Q2 पे फोकस करें तो माइनस B2 Q2 स्क्वायर, और Q2 के साथ क्या क्या है, A2 माइनस एल्फा। Q2 के साथ क्या क्या है, देखो दो जगह Q2 है, ये और ये, तो A2 माइनस एल्फा इंटू Q2, Q2। ठीक है बच्चे, अलग अलग कर दिया। अब MME 1 में चैप्टर 3 में जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देखो, यहाँ पर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त जो क्वाड्रेटिक टर्म होता है, जैसे Q1 का स्क्वायर है, उसके कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना होता है। उसके लिए हमने माइनस B1 को बाहर ले लिया, तो ये हो गया Q1 स्क्वायर। अब माइनस B1 अगर बाहर लिया है, इसका मतलब है कि जहां पर B1 नहीं है वहां पर तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस B1 इंटू Q1 से। क्लियर? उन बच्चों से पूछ रहे हैं जिनको ये चैप्टर 3 का लॉजिक नहीं पता, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? Q1 स्क्वायर का कोफिशिएंट बना दिया है 1, तो उसके लिए माइनस B1 को बाहर लेना पड़ा, तो फिर सेकेंड टर्म में B1 से डिवाइड कर दिया। सेम वही काम यहाँ भी करेंगे, माइनस B2 लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा Q2 स्क्वायर प्लस A2 माइनस एल्फा अपॉन माइनस B2 इंटू Q2। अब बच्चे देखो, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना बचपन में आपने सीखा होगा कि एक्स स्क्वायर अगर है तो 2x इंटू वाई है, वाई स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो है, अब x वाले टर्म को हम 2 से और मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते थे, तो देखो तो जरा, देखो माइनस B1 तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर Q1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लगे हाथों 2 से डिवाइड भी कर देंगे। समझ में आ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब जरा ध्यान दो, अगर ये x है तो ये हो गया 2x, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा, y होगा। देखो अगर Q1 को x मानते हैं तो ये हो गया x, ये पूरी चीज हो गई y, यानी हमें y स्क्वायर चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि जो चीज आपको अगर चाहिए तो आप उसको एक बार लिख दो, ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर दो। मैथमेटिक्स कहता है आप ऐसा कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि आप तो ओवरऑल तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं ना, आप एक ही चीज को प्लस भी कर रहे हो और माइनस भी कर रहे हो। चलो कर दो, कोई बात नहीं। इतना समझ में आया? सिमरन ना, गुड सिमरन या हर सिमरन, व्हाट वाज नेम, गुड सिमरन आई थिंक। हाँ, और अमूल्या और समीर, इन तीनों को नहीं समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा है ये क्या किया हम लोगों ने? अब ऐसा ही कुछ सेकंड ब्रैकेट के साथ भी करना है ना। सेकंड ब्रैकेट में देखो माइनस B2 Q2 स्क्वायर प्लस 2, फिर A2 माइनस अल्फा, इसके साथ कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन में माइनस 2B2, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर ये x हो गया, ये x, ये 2, तो ये पूरी चीज y, तो इस पूरी चीज का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहां तक तो कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये और ये तीन टर्म मिलकर के क्या बना देगा, होल स्क्वायर। यहाँ भी ये तीन टर्म मिलकर के बना देंगे होल स्क्वायर। तो देखो अभी फर्स्ट ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, माइनस B1 अंदर में आ गया Q1 प्लस A1 माइनस एल्फा अपॉन माइनस 2B1
का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, b1 है और नीचे में क्या है, माइनस माइनस हो गया प्लस b1 a1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन में 4b1 का स्क्वायर। इसी तरीके से इधर भी लिखेंगे माइनस b2। ये जो सेकंड वाला बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर तीन टर्म आ रहे हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और वाई स्क्वायर, ये तीनों मिलकर के हो जाएंगे q2 प्लस a2 माइनस अल्फा बाय माइनस 2b2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस b2 a2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय 4b2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अब आगे देखो क्या टर्म आ रहे हैं, माइनस b1, इसको तो कॉपी करना ही पड़ेगा, q1 प्लस a1 माइनस अल्फा बाय माइनस 2b1 का होल स्क्वायर। एक और होल स्क्वायर वाला उसको भी साथ में लिख दो, माइनस b2 q2 प्लस a2 माइनस अल्फा अपॉन माइनस 2b2 का होल स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा, b1 से b1 कैंसिल, b2 से b2 कैंसिल, तो कांस्टेंट आ जाएगा a1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय 4b1। अच्छा, एक ही स्क्रीन पे रहने देते हैं, प्लस a2, बस अब खत्म ही होने वाला है, a2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 4b2। अब देखो, ये जो दो चीजें है ना, ये है कांस्टेंट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि किसी भी गिवन क्वेश्चन में a1 गिवन होगा, a2 गिवन होगा, अल्फा गिवन होगा, b1 गिवन होगा, b2 गिवन होगा, तो ये तो फिक्स हो जाएगा, जो जो वैल्यूज गिवन होगी उसको डाल दोगे, ये फिक्स हो जाएगा। बस हमारे कंट्रोल में है क्या, तो ये q1 हम घटा बढ़ा सकते हैं और ये q2 को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे हाथ में होता है। तो क्वांटिटी जो है वो वेरिएबल है, इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इस फंक्शन के बारे में देखो, इसका जो कोफिशिएंट है माइनस b1, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि आप देखो जरा ऊपर में भी डिमांड फंक्शन देखोगे तो वहां भी आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ डिमांड फंक्शन में b1 और b2 के बाहर में ऑलरेडी नेगेटिव था, इसका मतलब कि b1 b2 सब क्या थे, पॉजिटिव थे, क्योंकि डिमांड फंक्शन में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटी के बढ़ने से प्राइस कम होती है, इसलिए b1 b2 क्या जरूर रहे होंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ जो है माइनस b1, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के साथ पूरा मिलकर के क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है ये, मतलब या तो नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। अब अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाए, मान लो अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपको कहा जाता है कि आप कौन सा ऑप्शन बेटर समझते हो, आपका बैलेंस है -300, -200 और 0, इस तीनों में से सबसे अच्छा बैलेंस कौन सा माना जाएगा? क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम है, जितना ही बैलेंस है हमारे पास नेगेटिव और 0, उसमें मैक्सिमम क्या है बताओ, 0 है, इसलिए हम 0 को मैक्सिमम ले रहे हैं, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ, मैक्सिमम इज 0। सेम आर्गुमेंट इसके लिए भी देंगे, ये पूरी चीज ये होल स्क्वायर के साथ एक नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ ही लेना है, तो ये भी हो गया नेगेटिव, तो ये 0 भी हो सकता है, कब होगा उस पे भी आ रहे हैं हम लोग, तो ये भी आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पूरा बाउंड्री का हो जाएगा 0। तो ये तो पूरे पाई की वैल्यू थी ना, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम पाई निकालना है, तो मैक्सिमम पाई विल बी, फर्स्ट को 0 कर दो, सेकेंड को 0 कर दो, बच गया a1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4b1 प्लस a2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4b2। सो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट।
दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। मैक्सिमम प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया। दोबारा बताएं, ये देखो ये फर्स्ट बाउंड्री, फिर से ब्लू में जिसको मैंने सर्कल किया, ये जो चीजें हैं ये पहले बताओ कि होल स्क्वायर के बाद बाहर में है नेगेटिव। तो किसी भी होल स्क्वायर की चीज को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब ये क्वांटिटी, अच्छा, डिमांड फंक्शन में कुछ ऐसा था ना, पी वन इज इक्वल टू ए वन माइनस बी वन इंटू क्यू वन। तो ये देखो पी वन और क्यू वन के बीच का रिलेशनशिप देखोगे तो इसमें माइनस है, यानी जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे प्राइस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब बी वन और क्यू वन दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव, यानी बी वन इज पॉजिटिव। कभी कभी डिमांड फंक्शन ऐसा लिखा हुआ आ जाता है ए वन प्लस बी वन इंटू क्यू वन, तो हम वहां पर लिखते हैं बी वन इज नेगेटिव, मतलब माइनस साइन उसके अंदर छुपा हुआ है। अगर माइनस लगा करके दे देते हैं तब हम उसके कोफिशिएंट को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। बात आई समझ में? देखो बच्चे, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लिया। अब किस क्वांटिटी लेवल पे होगा ये भी हमें बताना है। बहुत गौर से सुनना, इस पूरे चीज को करना है जीरो। ये जीरो तभी होगा व्हेन Q1 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस थिंग। Q1 जो है वो इसके एग्जैक्टली इक्वल हो जाए और माइनस हो जाए, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस टू जीरो कब होगा, तो आप बोलोगे ना जब x की वैल्यू माइनस टू हो जाए। तो वैसे ही ये वाला पार्ट जीरो तब होगा जब Q1 की वैल्यू कितनी हो जाए, माइनस ए वन माइनस एल्फा बाई माइनस टू बी वन, माइनस माइनस कैंसिल। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज नॉट सिंपल Q1, दिस इज Q1 स्टार, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है हमें, ए वन माइनस एल्फा बाई टू बी वन। सिमिलरली जब हम Q2 स्टार निकालेंगे तो उधर भी यही चीज होगा, इसको इसके इक्वल करना पड़ेगा। तो ए टू माइनस एल्फा अपॉन माइनस कर देंगे माइनस टू बी टू, माइनस माइनस प्लस। तो Q2 स्टार इज इक्वल टू ए टू माइनस एल्फा अपॉन में टू बी टू। तो ये है मैक्सिमम प्रॉफिट का क्वांटिटी लेवल। समझ में आ रही है बात बच्चे? मतलब ये वही, क्या? देखो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अभी तो हमने डिसाइड किया था ना कि दिस हैज टू बी जीरो एंड दिस पार्ट हैज टू बी जीरो, जो बाउंड्री में बड़े बड़े सर्कल में जो अंदर कर रखा है। अब ये पूरी पार्ट जीरो कब होगी, बी वन तो जीरो होने से रहा, बी वन तो जीरो होगा नहीं। अंदर में Q1 को अगर हम इसके इक्वल कर दें और माइनस के साथ, तो जब Q1 हो जाए माइनस ए वन माइनस एल्फा अपॉन माइनस टू बी वन, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो जब Q1 इतना हो जाए ए वन माइनस एल्फा बाई टू बी वन, तब ये श्योरली जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा जब Q2 स्टार इतना हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप ना इस पूरे चीज को जीरो से इक्वेट कर दो आपको Q1 स्टार मिल जाएगा, इस पूरे चीज को जीरो से इक्वेट कर दो आपको Q2 स्टार मिल जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने प्राइस भी पूछा है। वैसे मैंने नंबरिंग शायद थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया है, मैक्सिमम क्वांटिटी लेवल तो सी में था, लेट इट बी थर्ड, और सेकंड पार्ट में प्राइस पूछा था। तो प्राइस के लिए बच्चे P1 वन इज इक्वल टू ए वन माइनस बी वन इंटू क्यू वन था, P2 इज इक्वल टू ए टू माइनस बी टू इंटू क्यू टू। तो चलो इसमें पुट कर देते हैं Q1 स्टार, इसको यहाँ पुट कर देना है तो प्राइस भी आ जाएगा ए वन माइनस बी वन, Q1 की जगह क्या पुट कर देंगे, ए वन माइनस एल्फा अपॉन टू बी वन। तो P1 वन इज इक्वल टू ए वन माइनस बी वन कैंसिल, एलसीएम ले लो ना, टू ए वन माइनस ए वन प्लस एल्फा बाई टू, टू ही बस अकेला बच गया। ठीक है, तो P1 वन विल बी इक्वल टू टू ए वन माइनस ए वन प्लस एल्फा बाई टू।
तो प्राइस कितना आ गया, A1 प्लस अल्फा बाई 2, सही है। इसी तरीके से यहाँ भी आप निकालोगे, बिल्कुल सिमेट्रिक फंक्शन है तो मुझे तो आंसर पता है। P2 इज इक्वल टू A2 प्लस अल्फा, अल्फा है क्या वहाँ पर या बीटा है, चलो कर ही देते हैं। P2 इज इक्वल टू A2 माइनस B2, हाँ A2 माइनस अल्फा ही है 2B2, B2 कैंसिल, फिर वैसे ही एलसीएम लेंगे 2A2 माइनस A2 प्लस अल्फा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा A2 प्लस अल्फा अपॉन 2। सो दिस इज A2 प्लस अल्फा अपॉन 2, दिस इज आवर P2। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आया सभी को? यस। नहीं, मैक्सिमम प्राइस लेवल नहीं, प्राइस कितना हमें रखना चाहिए। तो किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट करना, मैक्सिमम प्रॉफिट जिस क्वांटिटी पे आ रहा है उसी के हिसाब से हम प्राइस डिटरमाइन करेंगे और हम वही प्राइस कोट करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो अगर ये नहीं भी लिखते हैं कि प्राइस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, सिंपली प्राइस पूछते हैं, तो भी हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके जो कंडीशन आता है उसी से प्राइस को डिराइव करते हैं। ठीक है बच्चे, अरिजीत आ गया समझ में? और किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करें। वो लेबर वाला होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनो। किसी प्रोडक्शन फॉर्म का क्वांटिटी हमें दे रखा है कि L1 प्लस L2, वेयर L1 एंड L2 आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेबर। अगर आप इसको देखना चाहते हो असाइनमेंट में, हाँ असाइनमेंट का आज हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, यहीं पे देख लो असाइनमेंट में, ये रहा। जिन बच्चों को लेना है ले लो स्क्रीनशॉट, ये फर्स्ट पेज है असाइनमेंट का। ठीक है, और अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वांटिटी वाला, वो है क्वेश्चन नंबर 45। तो दैट इज, ये रहा पेज नंबर 2। ले लिया स्क्रीनशॉट? नहीं तो चलो क्लास के बाद स्क्रीनशॉट करवा देंगे, कोई बात नहीं। ये हो गया पेज नंबर 3। जो बच्चे अभी ले सकते हो ले लो। ये हो गया पेज नंबर 4। टोटल 6 पेजेस हैं चैप्टर 15 में। पेज नंबर 5, और लास्ट है पेज नंबर 6। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 एक बार देख लें। ये रहा, अभी हम लोग 45 ही करने जा रहे हैं। देखो 45 को जरा पढ़ना। Let a firm using quantities L1 and L2 of two types of labor as its only input। मतलब एक फर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें L1 और L2 खाली यही दो इनपुट हैं, मतलब सिर्फ लेबर ही लेबर काम करवा रहे हैं, कोई कैपिटल और कोई लैंड वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं। इनपुट फैक्टर में सिर्फ लेबर है, और ये L1 और L2 हो सकते हैं दो टाइप के लेबर हो, एक स्किल्ड लेबर हो और एक अनस्किल्ड लेबर हो। लेट वेजेस पेड बी W1, और क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जितना आप लेबर लाते हो उतना ही, यानी L1 प्लस L2। लेट वेजेस पेड बी W1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1 एंड W2 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 L2 होगा। बीटा 2 कर लो उसको, प्रिंटिंग मिस्टेक है। Assume that the firm is competitive, then find maximum profit, optimal labor demand and optimal wages। तीन चीजें निकालनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑप्टिमल लेबर डिमांड एंड ऑप्टिमल वेजेस। अब आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको लगेगा आप माइक्रो पढ़ रहे हो। तभी मैंने कहा था कि MME2 पूरा पूरा लगभग 60-70% माइक्रो ही चलता है, और यहीं से आपका बेस थर्ड सेम के लिए भी हम लोग तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे।
पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? देखो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 45 है, बट जब हम लोग थ्योरी क्लास करते हैं उसमें 5 क्वेश्चन में इसका नंबर होता है 4। तो क्वांटिटी हमें दे रखा है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड विल बी L1 प्लस L2। पहला वेजेस जो हम करेंगे वो है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1। सेकेंड वेज जो है वो है अल्फा 2 प्लस बीटा 2 L2। अब इन्होंने 3 बातें पूछी है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरे पार्ट में पूछा है ऑप्टिमल लेबर डिमांड। ऑप्टिमल लेबर डिमांड मतलब कितने लेबर, मिनिमम कैसे, मैक्सिमम ही होगा ना। ऑप्टिमल मतलब ऐसा लेबर डिमांड जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा, ठीक है। ऑप्टिमल वेजेस मतलब हम कितना वेजेस फिक्स करें ताकि हमारा क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था ना, प्राइस कितना फिक्स करे, बस उसी की जगह क्या आ गया है, वेजेस आ गया है। वहां था ना ऑप्टिमल वो क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह क्या आ गया है, लेबर आ गया है। बाकी सब तो सेम ही है। देखो इनपुट फैक्टर में सिर्फ L1 L2 लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना होगा। और कॉम्पिटिटिव है, इस क्वेश्चन में एक चीज आपने ध्यान दिया था, लेट द फर्म बी कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव है तो हम दोनों का प्राइस कितना मान लेंगे, रेवेन्यू। लेट प्राइस बी P। लेट प्राइस बी P। प्राइस अगर P मान लेते हैं देन रेवेन्यू विल बी इक्वल टू P इंटू Q। रेवेन्यू कितना हो जाएगा, P इंटू Q। क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तो सिंगल क्वांटिटी है ना। नाउ क्वांटिटी इज नॉट ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटी एक ही है, तो प्राइस भी एक ही फिक्स करेंगे। तो रेवेन्यू क्या हो गया, P इंटू क्यू, और Q की जगह डाल देंगे L1 प्लस L2। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू हो गया क्या बताओ, PL1 प्लस PL2। याद रखना ये क्वेश्चन फिर से आपको चैप्टर 18 में मिलेगा और 17 में भी। कॉस्ट अब हमें निकालना है, कॉस्ट। कॉस्ट किस टाइप से पे करेंगे, यहां लेबर जब लगाएं, वेजेस। जब लेबर ही सिर्फ हमारा इनपुट है तो कॉस्ट हम किस फॉर्म में पे कर रहे होंगे, वेजेस फॉर्म में पे कर रहे होंगे। और ये तो वेज रेट है, मतलब एक L1 को W1 पे कर रहे हैं, और कितना L1 है हमारे पास, L1 अमाउंट है। तो टोटल हो जाएगा W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2, W2 इंटू L2। तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा हमें। W1 की वैल्यू डाल देनी पड़ेगी, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1 इंटू L1 प्लस W2 की जगह डाल देंगे अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इंटू L2 इंटू L2। तो कॉस्ट इज इक्वल टू अल्फा 1 L1 प्लस बीटा 1 L1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 L2 प्लस बीटा 2 L2 का स्क्वायर। कॉस्ट आ गया। प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू कितना है, ये रहा रेवेन्यू, और ये रहा कॉस्ट। इस बार कॉस्ट काफी बड़ा है, रेवेन्यू काफी छोटा है। तो प्रॉफिट फंक्शन पूरा का पूरा आ जाएगा PL1 प्लस PL2 माइनस अल्फा 1 L1 माइनस बीटा 1 L1 स्क्वायर माइनस अल्फा 2 L2 माइनस बीटा 2 L2 का स्क्वायर। लिख दिया। अब इसके बाद का काम तो सबको आता है, अब जल्दी जल्दी करें या आराम आराम से करें, बताओ। क्वाड्रेटिक किसका बनेगा, L1 और L2 के हिसाब से डिसाइड होगा ना। तो देखो माइनस बीटा 1 L1 स्क्वायर लिख दिया, और L1 कहाँ कहाँ है, PL1 अल्फा 1 L1। तो यहाँ पर आ जाएगा P और माइनस अल्फा 1 इंटू L1, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया।
नेक्स्ट टाइम में है माइनस बीटा टू L2 स्क्वायर, इन दोनों में L2 है तो प्लस P माइनस अल्फा टू इंटू L2, तो पाई विल बी इक्वल टू, यहाँ से माइनस बीटा वन बाहर निकालेंगे। अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक किया है। L1 स्क्वायर और माइनस बीटा वन बाहर निकाला है तो माइनस पी माइनस अल्फा वन बाई बीटा वन। बात एक ही है, माइनस बीटा वन नीचे लिखते हैं या माइनस ऊपर लिख दो, बीटा वन नीचे लिख दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। माइनस बीटा टू बाहर निकाल रहे हैं तो L2 स्क्वायर, और फिर माइनस B2 से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो P माइनस अल्फा टू अपॉन बीटा टू इंटू L2। अब देखो बच्चे, पाई इज इक्वल टू माइनस बीटा वन तो ठीक है L1 स्क्वायर, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसी का होल स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार सब्ट्रैक्ट करना, और ये सब एक पहले ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट का काम शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ी देर अपनी आंखों को रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि इसके आगे का काम बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, आधे अधूरे मन से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बाद में, लेकिन इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना वीडियो देख करके, अगर अभी ज़्यादा हो गया है तो। वैसे मेरे ख्याल से कल से मैक्रो की टाइमिंग चेंज हो रही है, 6 o'clock हो रही है, तो थोड़ा आपको लंबा गैप मिल जाएगा, तो रेस्ट भी हो जाएगा आपके लिए। सर ने बोल दिया है कल से चेंज हो रहा है टाइमिंग। ठीक है, ये देखो बीटा टू बाहर निकाल लिया, L2 स्क्वायर है, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया P माइनस अल्फा टू अपॉन टू बीटा टू इंटू L2। अब हम करेंगे इसका स्क्वायर, एक बार ऐड करेंगे, P माइनस अल्फा टू बाई टू बीटा टू का एक बार स्क्वायर ऐड करेंगे, एक बार P माइनस अल्फा टू बाई टू बीटा टू का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो तो जरा, ये तीन टर्म दिस दिस एंड दिस, ये होल स्क्वायर बना देगा, दिस दिस एंड दिस, ये ना। सी बच्चे, जो पहला मैंने ब्लू में अंडरलाइन किया है उसमें अगर देखो तो माइनस बीटा वन, इस ये बन जाएगा होल स्क्वायर। किस चीज का होल स्क्वायर? L1 माइनस पी वन माइनस अल्फा वन बाई टू बीटा वन का होल स्क्वायर, और ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? माइनस बीटा टू L2 माइनस P माइनस अल्फा टू अपॉन टू B2 का होल स्क्वायर। अब देखो, इस चीज को इस चीज के साथ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाहर में था कॉमन, और फिर इस चीज को इसके साथ, तो देखना माइनस माइनस हो गया प्लस, P माइनस अल्फा वन का स्क्वायर अपॉन फोर बीटा वन स्क्वायर, और एक बीटा वन था, फिर प्लस में बीटा टू P माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर अपॉन फोर बीटा टू का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, बीटा वन से स्क्वायर कैंसिल। अब फिर वही चीज बच्चे, जैसे मैंने उधर एक्सप्लेन किया था कि ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, या तो नेगेटिव या फिर जीरो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इन दोनों ग्रीन वाले रीजन को होना पड़ेगा जीरो, तो जीरो प्लस जीरो, और बच जाएगा P माइनस अल्फा वन का होल स्क्वायर बाई फोर बीटा वन, और फिर P माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर अपॉन फोर बीटा टू। ये बच गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन ये सब हुआ कब होगा? एट, जब L1 की वैल्यू एग्जैक्टली ये वाली ब्रैकेट और L2 की वैल्यू ये वाली ब्रैकेट, यानी जब L1 हुआ होगा P1 माइनस अल्फा वन बाई टू बीटा वन, और L2 हुआ होगा P माइनस अल्फा टू अपॉन टू बीटा टू। देख रहे हो ना? तो जो ऑप्टिमल लेबर बोला था वो भी निकाल लिया हमने, मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल लिया हमने, और क्या निकालना रहता है? ऑप्टिमल वेजेस।
तो वेजेस के लिए पुट कर दो ना, W1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1 और W2 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इंटू L2। तो W1 निकालेंगे तो W1 विल बी इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू L1। तो बीटा 1 इंटू L1 इज P1 माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1 कैंसिल। और जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा 2 अल्फा 1 और माइनस अल्फा 1, तो अल्फा 1 बच जाएगा प्लस P1 बाई 2। उसी तरीके से W2 सिमिलरली आ जाएगा अल्फा 2 प्लस P2 बाई 2। ठीक है, अल्फा 2 प्लस P2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो आ गया बच्चे वेजेस आ गया हमारा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 कर लिया, क्वेश्चन 4 कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट जीरो तो कब कोई क्वेश्चन में ऐसा मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट बच ही जाता है। ठीक है, अच्छा मतलब आप इस मेथड से नहीं जाना चाहते, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम के केस में जीरो ही होना पड़ता है, क्योंकि ये चीज नेगेटिव या जीरो ही सिर्फ अलाउड है। तो मैक्सिमम जब निकालना है तो मैक्सिमम तो जीरो पे ही मिलेगा, मिनिमम नहीं निकाल सकते। एक और केस होता है, अगर ये पॉजिटिव हो जाता तब तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता, उस केस में मिनिमम एग्जिस्ट करता, तब हम मिनिमम के लिए इस पार्ट को जीरो कर देते। ठीक है, लेकिन MME2 में मिनिमाइज का ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, सारे क्वेश्चन मैक्सिमा के, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव ही आता है। आ गई बात समझ में बच्चे? चैप्टर 3 में हमने कर रखा है कि कभी कभी ये वाली पार्ट ना पॉजिटिव भी आ जाती है, जब बाहर में मान लो ऐसे हो जाता तब तो ये पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव हो जाता तब हम कहते कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब ग्रेटर देन में इन्फिनिटी तक जाना अलाउड है, तो मैक्सिमम तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग मिनिमम निकालते हैं जब कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाता है, और जब कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तब हम मैक्सिमम निकालते हैं। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। आज के क्लास का नंबर था 5 ना। अब आप देख ही रहे हो एक एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब ना ही मेरी हिम्मत है और ना ही आप लोग समझ पाओगे, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसका हम क्वेश्चन थोड़ा दे देते हैं, जिन बच्चों को ट्राई करना होगा खुद से ट्राई करेंगे। P1 दो डिमांड फंक्शन हमें दे रखे हैं 100 माइनस Q1, P2 इज इक्वल टू 80 माइनस Q2। इसका एक पार्ट आप सभी को करके लाना है, दूसरा वाला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 6Q1 प्लस Q2, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, निकाल लोगे आप लोग वही जॉइंट रेवेन्यू करके। मैक्सिमम प्रॉफिट, प्राइस चार्ज्ड, कितना प्राइस चार्ज किया जाना चाहिए, सेम एज एग्जांपल 3। लॉस प्रॉफिट, अच्छा ये एक न्यू है, लॉस और प्रॉफिट हमें बताना है, ये पार्ट हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, मतलब आप दो गुड्स के बीच में अब प्राइस अलग अलग डिसाइड नहीं कर सकते, दोनों के प्राइस को सेम मानना पड़ेगा। तो ये जो थर्ड केस है ना, थर्ड केस थोड़ा अच्छे तरीके से बताएंगे कि जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होता तब हम P1 और P2 को P ही मान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नहीं, कैसे ले लोगे, क्वांटिटी थोड़ी सेम कर दोगे, प्राइस सेम करने को कहा है ना। तो वो हम बताएंगे कि क्या होगा। वैसे अगर पुराने वीडियोस डिलीट नहीं हुए हैं तो यूट्यूब पे पूरा चैप्टर 15 डला हुआ है, तो ये इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और इसका सोल्यूशन आप वहां से देख सकते हो, खुद भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो ये नेक्स्ट क्लास में तुम कराएंगे। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, मतलब एक मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ निकलेगा, एक मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ निकलेगा, फिर दोनों में देखेंगे कि प्रॉफिट कम हो गया है या क्या हुआ है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद मान लो पहले वाले में मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है
सपोज करो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है समथिंग 5000, और जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल हो गया तो उसमें आ गया 4500 मैक्सिमम प्रॉफिट, तो अब हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? तो इस स्कीम से हमें लॉस हो गया ना 500 का, पहले 5000 प्रॉफिट हो रहा था, अब सिर्फ 4500 हो रहा है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? अंतर करना। तो अगर प्राइस में अंतर हम बंद कर दें, हर एक माल कर दें, सबका प्राइस सेम है, तब क्या होगा? नया प्रॉफिट निकालना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में दो दो प्रॉफिट निकलेंगे, एक तो विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और एक सॉरी विथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और ये निकलेगा विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और दोनों को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा है। ये करेंगे और फिर लास्ट टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स, और एक वो जो कुछ डायग्राम देख रहे होगे ना, कि अगर ये है इस टाइप का हिल है, पहाड़ है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको बढ़ता हुआ स्लोप मिल रहा है, उधर जाते हो तो ये एफ एक्स डैश और एफ वाई डैश को ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। तो कल चैप्टर 15 पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर मंडे से इसका डाउट लेंगे। ओके बच्चे, तो वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से बात करते हैं आप लोगों से जिनकी जो पर्सनल क्वेरीज होगी। तो ओके बच्चे, आप आज के क्लास में इतना ही है। आज के क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा कम बना होगा क्लास 5 का, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आधा घंटा तो हमारा वेस्ट हो गया था, 35 मिनट्स शुरुआत के। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा बना होगा, लेकिन इसी में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो जरूर बढ़िया बनेगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एट द सेम टाइम 8 o'clock टुमारो इन क्लास 6। बाय बाय।